हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड हाई स्कूल टीचर, झारखंड टीजीटी, इसमें हम लोग जो अर्थशास्त्र हैं उसके सिलेबस, उसके स्वरूप की परीक्षा किस तरह से ली जाती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने झारखंड हाई स्कूल टीचर पर एक और वीडियो बनाया है जिसमें कि हमने उसके क्वालिफिकेशन, जो परीक्षा का स्वरूप होगा उसके बारे में, और पेपर 1 के सिलेबस के बारे में हमने पूर्ण चर्चा किया है। तो आप उसे जरूर भी देखिएगा अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जैसा कि हमने बताया तो आपको है कि जो झारखंड हाई स्कूल टीचर की जो परीक्षा होती है वो एक ही चरण में ली जाती है जिसमें कि कुल 2 पेपर होते हैं। इसमें आपका जो पेपर 1 होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें कि आपको कम से कम 33% लाना अनिवार्य होता है। 33% कितने अंक के होते हैं? तो ये 200 अंक का होता है। इसमें 200 प्रश्न होते हैं पेपर 1 में। इस पर हमने संपूर्ण चर्चा पिछले वीडियो में किया है, उसे आप जरूर देखिएगा। आज जो हम लोग यहाँ पर पेपर 2 पर चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि पेपर 2 आप लोग जो कंसीडर करते हैं वो ग्रेजुएशन में, चूंकि हम लोग ये टीजीटी लेवल का अप्लाई करते हैं तो इसमें जो हमारा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है उसी के आधार पर अप्लाई किया जाता है। अगर किसी का अर्थशास्त्र है तो ऑनर्स में, तो आप वो अर्थशास्त्र में अप्लाई करेगा। किसी का अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स में अप्लाई करता है। तो हम आज, क्योंकि इसके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और अलग अलग इसका सिलेबस होता है, आज हमने अर्थशास्त्र का लिया हुआ है, अर्थशास्त्र पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया पेपर 2 जो होता है इसमें 150 प्रश्न होते हैं, हर एक प्रश्न 2 अंक का होता है और ये कुल 300 अंकों का ये परीक्षा होता है। इसमें अगर आपको बताते हैं जो समय के बारे में कि कितने कितने पेपर 1 में समय मिलता है परीक्षा में, आपको 3 घंटे दिया जाता है और 3 घंटे इसमें भी मिलता है आपको। और पेपर 2 की अगर हम बात करें, पेपर 1 का तो सिलेबस हमने बता दिया, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये स्नातक स्तरीय होते हैं। और इसमें भी आपका एक नियम है कि पेपर 2 में भी जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं उनका 50%, अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है तो 45% मिनिमम होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कीजिएगा। क्लियर है? अब एक और चीजें हैं जो पिछला वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया था, आज वो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि पेपर जो होता है आपका पेपर 2, उसमें 150 प्रश्न आते हैं, 150। तो अब ये सवाल उठता है कि चूंकि भाग 1 और भाग 2 करके सिलेबस होता है, तो क्या इसमें जो परीक्षा में सिलेबस में पूछा जाएगा वो 75-75 करके पूछा जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे पेपर हैं जैसे कि एक सब्जेक्ट लीजिएगा तो दूसरा सब्जेक्ट उसके साथ लेना अनिवार्य होगा। जैसे कोई छात्र अगर गणित का है तो उसको भौतिकी भी लेना पड़ेगा, ऐसा नियम है ये टीजीटी में। पिछला बार इसी तरह से एग्जाम हुआ था। अगर कोई छात्र जीव विज्ञान का है या फिर रसायन शास्त्र का है, तो अगर जीव विज्ञान का है तो रसायन शास्त्र भी लेना पड़ेगा, और रसायन शास्त्र का है तो उसे जीव विज्ञान भी लेना पड़ेगा। ये दोनों अनिवार्य है। अगर कोई इसी तरह इतिहास का छात्र है तो उसको नागरिक शास्त्र भी लेना पड़ेगा। अगर कोई नागरिक शास्त्र का छात्र है तो उसको इतिहास भी लेना पड़ता है। और इसमें चूंकि 2 सब्जेक्ट हो गए तो 150 प्रश्न है, 150 तो 75-75 दोनों सब्जेक्ट से आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट पर लागू होता है, बाकी सब्जेक्ट पर सिंगल होते हैं। आज हम लोग अर्थशास्त्र पर चर्चा करेंगे जिसमें कि आपका 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भाग 1 और भाग 2 करके 2 पैटर्न के आधार पर सिलेबस दिया गया है, ये जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। पिछला बार उसी से हमने लिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो जेएसएससी ने इसे इंग्लिश में जारी किया, इसके बाद हम लोग हिंदी में भी देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और साथ में भी बताते जाएंगे। अगर पार्ट 1 की बात करें तो इसमें जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिकली क्या, जो मेन टॉपिक होता है, मेन सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स में, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी हो गया, वो महत्वपूर्ण होता है। ये 3 इकोनॉमिक्स के मेन पोर्शन होते हैं। उसी में बहुत सारे सब कैटेगरीज किया गया है। जैसे कि आपको बेसिक्स आपको पता होना चाहिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी का। अगर इसको हिंदी में बोले तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। आगे सिलेबस मिलेगा आपको हिंदी में भी। डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके अलावा कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस, इसके अलावा लॉ ऑफ रिटर्न हो गया। जो प्राइस डिटर्मिनेशन हम लोग स्टडी करते हैं, खासकर जो
इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ भी है कि कौन कौन आपको पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली, एक अधिकार जो होता है उसमें जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो किस तरह से होता है। इसके अलावा जो थ्योरीज है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसके अलावा कॉन्सेप्ट हो गया, फंक्शंस ऑफ मनी हो गया, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हो गया, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन हो गया। मतलब कि इसमें कुछ जो सेगमेंट है यहां तक आप देखिएगा तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। माइक्रो मतलब कि जो हम लोग स्मॉल लेवल पर, स्मॉल स्तर पर, छोटे स्तर पर जो स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल हो गया, एक व्यक्ति की बात करते हैं, तो ये माइक्रो में हम लोग स्टडी करते हैं। जब वही हम लोग मैक्रो में स्टडी करते हैं तो हम लोग एक लार्ज स्केल पर एक देश की, एक क्षेत्र की बात हम लोग करते हैं। वही अब यहाँ पर स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। मनी कोई व्यक्ति से संबंध नहीं है, देश से संबंध होता है। तो वही आपका छठा टॉपिक है। फिर उसके बाद फिर जो बैंकिंग सिस्टम वगैरह है वो सारे आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो ग्रोथ है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, जो सार्वजनिक व्यय है उसके कॉन्सेप्ट वगैरह आपके पता होने चाहिए। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, काउजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, जो सार्वजनिक व्यय है उसके वृद्धि होने के क्या कारण हैं उसको आपको ध्यान रखना है, उसके थ्योरीज वगैरह को। और एबिलिटी टू पे, थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन का जो थ्योरी है, टैक्सेशन कैपेसिटीज, पब्लिक डेब्ट्स एंड इट रिडेम्पशन और बजट वगैरह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक है जो आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, लेकिन इसमें एक 9th नंबर टॉपिक भी है जिसमें कि कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन है। एक मिनट, हाँ, जो कॉस्ट है आपका, हाँ टैक्सेशन, जो कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन है, कराधान की तुलनात्मक लागत हिंदी में इसको बोलते हैं। और एक और लास्ट में टॉपिक हो जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ। और वही पार्ट 1 का जो हिंदी में पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पहला है सूक्ष्म, और जो इसको समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा बोलते हैं, मांग और मांग की लोच, और उपभोक्ता संतुलन वगैरह हो गया, उपभोक्ता अधिशेष के लिए कार्डिनल और क्रमिक जो दृष्टिकोण हो गया। फिर जो पूर्ण प्रतियोगिता वगैरह, एकाधिकार के तहत मूल्य निर्धारण। कुछ यहाँ पर वर्ड जो होगा वो हिंदी में थोड़ा नहीं मिल रहा हो क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग किया गया है, क्योंकि जो जेएसएससी जारी करता है वो इंग्लिश में ही सिलेबस को जारी करता है। इसके अलावा लगान हो गया, मजदूरी हो गया, इसके जो इसको डिटरमाइन करते हैं, निर्धारण करते हैं उसका सिद्धांत। फिर उसके बाद वही जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का भाग हो गया, मनी वगैरह, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, अस्फीति, जो बैंकिंग सिस्टम वगैरह हो गया, सारा आपको पता होना चाहिए। फिर कराधान वगैरह हो गया, लाभ के प्रावधान, जो जनता व्यय में, जो जनता नहीं, लोक व्यय यहाँ पर इसको बोलिए। पब्लिक मतलब गूगल मानता है जनता या सार्वजनिक, तो यहाँ पर लोक व्यय या फिर इसको सार्वजनिक व्यय भी बोलते हैं, तो इसको नहीं काट दीजिएगा। तो लोक व्यय में वृद्धि के कारण कराधान के सिद्धांत का भुगतान की क्षमता, कर योग्य क्षमता, सार्वजनिक ऋण और इसका जो मोचन है या फिर बजट वगैरह है, ये सारे कॉन्सेप्ट। और फिर टैक्सेशन का जो कंपैरेटिव थ्योरी, जो कॉस्ट है थ्योरी, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। ये भाग 1 में ये सारे टॉपिक हम लोग को स्टडी करना है। बेसिकली इसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा स्टडी करना है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए आपने जो ग्रेजुएशन लेवल पर जो स्टडी किया होगा वो सफिशिएंट बुक है। आप इसके लिए बेसिक जो एनसीईआरटी होती है क्लास 11th 12th की वो भी पढ़ सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे जो बुक्स आते हैं, एस चंद्र वगैरह के भी आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बर्डन हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ही मोटी बुक है, उसके लिए उतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खासकर जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के जो बुक आते हैं या फिर जो इग्नू वगैरह का जो बुक आता है उससे ही इसको कवर कीजिएगा। बहुत जो एस चंद्र वगैरह जैसे बुक्स होते हैं उससे कवर करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें है वो भी कवर हो जाएंगे, लेकिन अननेसेसरी उसमें बहुत सारी चीजें जो पढ़नी है जो हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है उन चीजों को। फिर इसके बाद जो भाग 2 है ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरा का पूरा ये भाग है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बुक सजेस्ट करेंगे, तो इसको आप रमेश सिंह का जो बुक आता है सिविल सर्विसेज के लिए उसका भी उपयोग कर सकते हैं,
या फिर मिश्रा एन पुरी का आता है, एनसीईआरटी सार करके भारतीय अर्थव्यवस्था का बुक आता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक जो हमने बुक्स आपको बताएं उससे कवर हो जाएंगे और कौन नहीं होगा उसको भी हम बताएंगे। अगर हम पहला टॉपिक की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, इसमें वन और वन नीति, इंग्लिश में भी देख लीजिए वही चीजें, यहाँ पर अलग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए काउजेज ऑफ बैकवर्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया, भारत की सरकार की जो फॉरेस्ट जो वन नीति है उसके बारे में, वन जो क्षेत्र है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत में जो एक ऊर्जा समस्या, जो एनर्जी प्रॉब्लम है, वो सारे भारतीय अर्थव्यवस्था के ही टॉपिक है। इसके अलावा बोलिएगा सर कि ये तो अरेंज करके हमें सिलेबस नहीं मिल पाता है, ध्यान रखिएगा ये जो सिलेबस बनाया गया है ये अरेंज करके नहीं है। कोई भी बुक उठा दिएगा तो पता चलेगा तो ये तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। तो हर टॉपिक का अपना अपना स्तर होता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले कोई भी बुक उठाएंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था उठाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपको स्टडी करना होता है भारतीय अर्थव्यवस्था के बेसिक परिचय, क्षेत्रक वगैरह हो गए, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास वगैरह हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। हाँ, ये टॉपिक आपको पहले ही मिलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत सारे अपनी समस्याएं हैं और समस्याओं के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसके क्या कारण है। लेकिन कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि भी देखी जा रही है, तो वृद्धि के क्या कारण है और उसमें क्या बदलाव होनी चाहिए। फॉरेस्ट अगर पढ़ेंगे तो फॉरेस्ट ये अलग टॉपिक हो जाता है। फॉरेस्ट वैसे ये भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिएगा तो मेन टॉपिक के रूप में नहीं आता है, लेकिन हाँ फॉरेस्ट जो वन नीति वगैरह, जो कृषि वगैरह हम लोग पढ़ते हैं वहां पर ये आ जाता है, वहां पर हम लोग को पढ़ने का मिलता है एग्रीकल्चर टॉपिक में, तो उसमें देखिएगा वो मिलेगा आपको। उसके बाद एनर्जी प्रॉब्लम, ये उद्योग वगैरह में मिलेगा, जो एनर्जी प्रॉब्लम वगैरह भारत में जो ऊर्जा नीति है, उन ऊर्जा से संबंधित जितने भी उसके प्रकार वगैरह हैं उन सारी चीजें, ऐसे ये भूगोल में भी पढ़ने को मिलता है, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर दी हैं तो इसमें भूगोल के सेगमेंट को नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ ऊर्जा संबंधी जो समस्याएं हैं, जो ऊर्जा संबंधित भारत में जो डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, आने वाला भविष्य भी हमारा सारा का सारा ऊर्जा पर ही निर्भर करेगा। आज हर क्षेत्र में देखिएगा तो हर जगह हमें, जैसे मोबाइल से हमारा जीवन जो पूरा पूरा ऊर्जा पर ही निर्भर है। अगर बिजली कट जाएगी आप देखिए हर चीज बंद हो जाएगा, तो बहुत तेजी से इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। हमारे यहाँ परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है और ज्यादातर जो खनिज वगैरह है उस पर निर्भर रहना पड़ता है, तो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत भी ढूंढे जा रहे हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा को भी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, बहुत सारे सौर ऊर्जा के प्लांट वगैरह भी लगे हैं, तो वो सारे टॉपिक आपको इसमें स्टडी करना होता है। फिर उसमें आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी वगैरह। बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी के प्रकार वगैरह, जैसे कि बेरोजगारी का कारण जो सरकार के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही है, उद्योग क्षेत्र से लेकर कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में। और एक एम्प्लॉयमेंट का कारण है अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड, यहाँ पर वर्कर्स तो काम करने वाले मानव संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर स्किल की कमी वगैरह, तो वो भी देखा जा सकता है। अब इसके टाइप्स वगैरह भी पढ़ लीजिएगा, इसमें इसके काउजेस वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा इसके लिए बहुत सारे सरकार के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत सारे जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और अभी रेट वगैरह क्या है वो पता होना चाहिए। इसके बाद पॉवर्टी, जो गरीबी वगैरह है वो सारी चीजें। फिर इसमें जो जितने भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं, ये अनएम्प्लॉयमेंट और जो पॉवर्टी है, गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए जो योजनाएं वगैरह चलाई जाती है तो हर एक योजना के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना, मनरेगा से लेके जितना भी ये सारे हैं। इसके बाद आता है पॉपुलेशन, 2011 के जनगणना के अनुसार ये पूरा आपको पढ़ना है, इसको ध्यान में रखिएगा। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा फैमिली, जैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो जनसंख्या वृद्धि है, तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बहुत सारे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह चलाए जा रहे हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एग्रीकल्चर पूरा का पूरा पढ़ना है। भारत में जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र पूरा का पूरा जो हमने बुक अभी रिकमेंड किया था, जैसे कि हमने एक एनसीईआरटी सार, बहुत सारे स्टूडेंट उठा लेते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा
जो भी पढ़ना है पूरा पढ़ना है, और जो भी पढ़ना है एक ही बार पढ़ना है, और एक बार को जो पढ़ा हुआ है उसी को 10 बार रिवाइज करना है। आप कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा कि एक ही चीज को पढ़ने के लिए 10 बुक्स उठा रहे हैं, आज उससे पढ़ रहे हैं, कल उससे पढ़ रहे हैं, 10 टीचर से पढ़ रहे हैं, 10 जगह यूट्यूब में देख रहे हैं। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको एक ही बार सारा तैयारी कर लेना है कि हाँ ये बुक्स है, ये टीचर से, यहां से ये पढ़ना है, और उसी चीज को जो आपने एक बार पढ़ लिया उसी को 10 बार रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद सीधा प्रश्न वगैरह सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर के, और भी टेस्ट सीरीज वगैरह देना है, बस वो करना है। 10 किताबें 10 रिसोर्सेज नहीं तलाशिएगा। अब जैसा कि हमने बताया प्रारंभ में कि ये सारे बुक पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा उसमें कंटेंट है, उसको निचोड़ना पड़ेगा, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोग उतना क्यों करेंगे। हमने एक बुक आपको बताया था एनसीईआरटी सार, महेश कुमार बर्नवाल का आता है। ये बुक्स आप पढ़िएगा, देखिएगा, अगर आपके पास है तो उसी को पढ़िएगा। आपको सिलेबस में मिलाइएगा तो बहुत सारा मिल जाएगा इसमें। हाँ, एक आध दो टॉपिक नहीं मिलेगा तो उसके लिए आपको टेंशन ले लेना है, वो आप गूगल में या फिर कहीं भी सर्च कीजिएगा। हमारी क्लासेस यहाँ पर होंगी, क्लास हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा, वो सारे आपको कवर कराए जाएंगे। क्लियर है। तो उन बुक आपके एक रेफरेंस के तौर पर हैं। आपको अगर संपूर्ण तैयारी करनी है, जो भी चीजें हैं, प्रैक्टिस वगैरह, रेगुलर क्लासेस वगैरह, तो वो सारे हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना भी जो मेन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह क्या है, आपको पता होगा कि हमारे जीडीपी में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें सबसे कम कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग जो रोजगार देता है हमारे देश में वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। आय कम है, रोजगार सबसे ज्यादा देता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि ऐसा क्यों है। इसके अलावा कॉर्पोरेटिव फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है। भारत में एग्रीकल्चर उत्पादकता जो प्रोडक्शन वगैरह है वो भी बहुत ही निम्न स्तर का है। तो उसमें क्या कारण है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है इरिगेशन, जो सिंचाई वगैरह, प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी हैं। तो ये एग्रीकल्चर हो गया। फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट, रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक। एग्रीकल्चर क्रेडिट में जो रोल है कॉमर्शियल बैंक्स का वो सारे आपको पता होना चाहिए। कॉर्पोरेटिव बैंक, नाबार्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। इसके अलावा आप आ जाते हैं मेन इसमें जो उद्योग वगैरह है, जैसे कि परिवहन में रेल, जो रोड कोऑर्डिनेशन इन इंडिया है, जो रेलवे मार्ग वगैरह है। प्रोस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ आयरन स्टील, मतलब कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ध्यान रखिएगा ये एग्रीकल्चर पूरा पढ़ना है, एग्रीकल्चर क्रेडिट भी। फिर इसके बाद रेलवे, परिवहन, मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें स्टील, मेन जो हमारे देश में अर्थव्यवस्था में उद्योग है, जैसे कि स्टील, आयरन, कॉटन, सीमेंट, जूट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कॉटेज इंडस्ट्रीज इंडिया। इसके बाद फिर इंडियन इकोनॉमी में जो हम लोग को पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था में पार्ट 2 में 8वां जो टॉपिक है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर का रोल है हमारे यहाँ बहुत सारे, क्योंकि हमारा देश जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो हम लोग उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी देखते हैं और पब्लिक सेक्टर की भागीदारी देखते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर की भागीदारी है, जो पब्लिक सेक्टर जो भारत सरकार की जो अपनी अंडरटेकिंग है उनकी क्या रोल है, और उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे सरकार ने क्या किया है। जैसे कि भारत में जितने भी मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न कंपनियां हैं उनके नाम याद रखिएगा, उनकी संख्या वगैरह, ये सारी चीजें इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डिफरेंसेस, आपको वही आपका जो पहला टॉपिक बेसिक्स जो पढ़ना है वो नीचे दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, शुरू में ही बता रहे थे। ये बुक आप उठाइएगा, ये एनसीईआरटी सार एक ही बुक आता है। ये एनसीईआरटी पूरा 9 से 12 तक है। इकोनॉमिक्स को और भी बहुत सारी चीजों को शामिल करते हुए ये बुक्स बनाया गया है। महेश कुमार बर्नवाल इसके ऑथर है, कॉस्मो पब्लिकेशन का ये आता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से दी गई है। ये पहला टॉपिक में ही मिलेगा या दूसरा टॉपिक में। इसमें डिफरेंसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ह्यूमन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो 10वां टॉपिक इसमें है, ये दिख नहीं रहा है तो हम इसको आगे हिंदी वाला में देख लेते हैं। हाँ, 10वां जो टॉपिक है यहां पर देख सकते हैं, मूल्य वृद्धि के परिणाम, एफडीआई वगैरह पूरा पढ़ना है आपको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा इसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, जो कंसिक्वेंसेस ऑफ प्राइस, जो इंक्रीज इन प्राइसेस, और एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है
उससे क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, वो सारे, मतलब कि एक तरह से इसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है, इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे टॉपिक्स के नाम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, उसके अंदर के टॉपिक के नाम दिया हुआ है। अब मान लीजिए कोई अगर टॉपिक आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, सॉरी इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह, तो वो टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है, उसी के अंतर्गत एफडीआई वगैरह आता है, इंटरनेशनल जो ट्रेड वगैरह है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वगैरह, उसी में अंतर्गत ये सब पढ़ते हैं। तो बाकी सारे टॉपिक भी पढ़ने, उनको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मेन रूप से अगर दोनों भाग को आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और अपना इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसकी तैयारी के लिए आपको बहुत ही चिंता नहीं करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में एक चीज प्रॉब्लम होती है कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें खुद से करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको नोट्स भी खुद ही तैयार करना है, सिलेबस के अनुसार उसको बनाना है, प्रश्न कहाँ से आएंगे, कैसे उसको हम लोग अरेंज करेंगे, समझेंगे कैसे, तो एक समस्या आती है। तो क्लासेस वगैरह करने से ये समस्या दूर हो जाती है, लेकिन बहुत सारे छात्र कर सकते हैं बिल्कुल। तो उसके लिए हमने रेफरेंस बुक बताया है, महेश कुमार बंडवाल का बुक, वो आप स्टडी कीजिएगा, ये आपको पूरा अच्छे से कवर करेगा, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं। उसमें तो कुछ टॉपिक्स आपको हटाना ही पड़ेगा कि हाँ ये टॉपिक इसमें सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो के लिए हमने बताया है एनसीईआरटी का ही क्लास, एनसीईआरटी का क्लास 12th का आता है, 12th का, तो आप उसको पढ़िएगा। और अगर आपको उसके एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप एक जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो बुक आते हैं, एक ही बुक आता है, आप उनसे मांगिएगा, यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी या फिर अपने क्षेत्र का जो यूनिवर्सिटीज वगैरह होते हैं उसके बुक्स वगैरह आते हैं, उनसे वो पूरा आपका 100% कवर कर लेगा, उससे ज़्यादा आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो आई होप सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तैयारी में आज से ही लग जाइए, कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बोलिएगा, हम आपको सारा उसका समाधान करके आपको बताएंगे। इसके अलावा जो छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं हमारी क्लासेस से जुड़िए, वहां पर क्लासेस से जुड़ने से बहुत सारे बेनिफिट होंगे, कम समय पर आपकी तैयारी होगी और सही तरीके से होगी, क्योंकि हम लोग जो रिसोर्सेज आपको देंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग देंगे, इसी के अनुसार देंगे। आपका काम होगा उसको रिवीजन करना, स्टडी करना। एक और चीज आपको बेनिफिट मिलेगा आपको यहाँ पर कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। बहुत सारे जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, कभी इधर प्रॉब्लम, कभी उधर प्रॉब्लम, कभी ये बुक्स का प्रॉब्लम, कभी समय पर आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, लेकिन क्लासेस होती रहेगी तो आप लोग को ये रहेगा कि हाँ ये वर्क मिला है हमें ये करना है, ये वर्क मिला ये करना, आज ये क्लासेस है, ये कल हुआ, इसका ये रिवीजन करना है। एक पैटर्न के आधार पर वो सिस्टमेटिक वे से चलते रहता है। तो आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसीलिए हमने इस पर ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा बहुत ही बेहतर तरीके से रखी है। इसमें डिजिटल बोर्ड पर जैसा कि आप क्लासेस यहाँ पर देख रहे हैं उसी तरह से होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। आप मोबाइल पर घर बैठे ही संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है आपको। और उसके लिए निश्चित रहिए, बिल्कुल हमारे यहाँ रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। पिछले बार भी बहुत सारे छात्र का रिजल्ट हुआ है, उनसे हम जरूर आपको इसी जो हमारा चैनल है यहाँ पर आपको जरूर से मिलवाएंगे। और साथ ही इसमें आपको जो नोट्स वगैरह मिलेंगे बहुत ही बेहतर, टेस्ट सीरीज वगैरह से लेकर क्लास नोट्स वगैरह से लेकर, और सारी चीजें जो उपलब्ध होगी हमारे जो ऐप होगा स्वरूप लर्निंग ऐप में। इसमें आपको प्रिंटेड मटेरियल की भी सुविधा है जो आपके एड्रेस पर भी भेजी जाएगी। तो ये सारी सुविधाएं हैं। अभी जो हमारी क्लासेस वगैरह चलेंगे पेपर 1 पर चलेगा, जो पेपर 1 सभी के लिए होता है। और सब्जेक्ट में अभी क्लासेस जो चलेंगे जो कॉमर्स हैं और इकोनॉमिक्स हैं। अभी हम इकोनॉमिक्स का यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग कॉमर्स जो वाणिज्य है उस पर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो जिन छात्रों का कॉमर्स है वाणिज्य है, अगले वीडियो में मिलते हैं, वहां पर सारे डिस्कशन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी फैसिलिटी हमारे ऐप पर मिलेगी। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं क्लासेस तो आपको 20% इसमें डिस्काउंट भी होगा। बहुत ही कम फीस पर सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए जाएंगे।
और इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पर, आपको ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।